Well, there you have Union Finance Minister with officials of Finance Ministry addressing the press and, of course, running out the fine prints of the budget that was presented in the earlier half of the day. Among the key takeaways, increased capital. We've been having the live coverage since this morning, and coming up next, after a short break, would be the Finance Minister's interview live and exclusive on DD India. That'll be coming up in a few minutes from now. And also, the Railway Minister's press conference, that's coming up at 5:45 p.m. So lots lined up just for you. Don't go anywhere. Very quickly, if I can recap the Finance Minister's press conference just for you. She covered a number of areas. She began by saying about the hospitality sector in और जो बड़ी particular. बातें इस पर अगर हम नजर डालें तो उन्होंने तमाम मुख्य बातें बोली हैं और बजट की जो मुख्य बातें रही हैं वो इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन्होंने खासतौर से कहा कि टैक्स ना बढ़ाना सबसे बड़ी राहत रही और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे और पिछले साल भी और इस साल भी एक भी जो पैसा है वो टैक्स बढ़ाकर एक तरह से कमाने की कोशिश नहीं की गई। और इस बात को उन्होंने सबके साथ साझा किया कि प्रधानमंत्री का एक तरह से आदेश था कि जो महामारी का समय है उस पर जनता पर बोझ नहीं डालना है, इसलिए इस साल भी ये कदम उठाया गया और कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। साथ ही उन्होंने तमाम और बातों का जिक्र किया। महंगाई को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा महंगाई कम करने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही जो दोहरा अंक है महंगाई को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। रोजगार को लेकर सवाल पर उन्होंने अपना जवाब दिया। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का लगातार जोर रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि 5.5 लाख करोड़ इस साल खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तमाम और बड़ी बातें। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस समय चर्चा के लिए और उनसे हम चर्चा करके जानेंगे कि फिलहाल बजट को लेकर जो बड़ी बातें सामने आई हैं उस पर किस तरह से बात रखी गई है और उसे हम और ज्यादा कैसे समझें। राम उपेंद्र दास हमारे साथ बने हुए हैं। दास सर, जो बातें अभी निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री ने अभी कही हैं और जाहिर तौर पर हर तरह के सवाल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, तो मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही और इसके बाद जो हम रोजगार की बात को देखेंगे कहीं ना कहीं उसको भी ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाएगी और महंगाई को लेकर जो स्थिति अभी फिलहाल है, जो आंकड़े आ रहे हैं और बजट जो आया है, इन सबको मिलाकर आप क्या इस समय कमेंट करेंगे? जी धन्यवाद। जैसा कि आपने सही तौर पर एक तरह से समराइज़ किया इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन सारे पहलुओं को लेकर के अगर इस बजट को देखा जाए और अभी वित्त मंत्री जी का जो प्रेस वार्ता हुई उसमें भी कई चीज़ें स्पष्ट हुई। आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अगर हम ले लें और प्रधानमंत्री गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसको भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो इसकी वजह से जो मूलभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो एक्सपेंडिचर का कमिटमेंट किया गया है, जो प्लान किया गया है, उसको एनर्जी एफिशिएंसी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ते हुए उसकी वजह से तमाम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की क्राउडिंग इन होगी। मतलब इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, जो एक अपने आप में एक समस्या रही है बीते कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में। तो उन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप मिलाएं तो रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, क्योंकि जब आप इन बड़े प्रोजेक्ट्स को करते हैं तो अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपको उन लोगों की सहायता से निर्माण कार्य करना पड़ता है। उसके लिए आपको बहुत सारे जैसे कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर किया तो आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिमांड करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में सहायता देती हैं, जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर हुए, सिविल इंजीनियर हुए, आर्किटेक्ट्स हुए, इन सभी लोगों की डिमांड बढ़ेगी। और जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन और तमाम गतिविधियों में सहायक होते हैं, सबकी इनकम में इजाफा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रोज़गार बढ़ने से और लोगों की आय में वृद्धि होने से डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो गतिविधियां हैं, उनमें इजाफा होगा और वही परिलक्षित होगा जीडीपी ग्रोथ रेट में भी। दूसरी तरफ रोज़गार के अवसर बढ़ने की वजह से लोग
और भी चीज़ों की डिमांड करेंगे इकोनॉमी में, तो दूसरे क्षेत्रों में भी फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका पैदा होगा। और इसीलिए शायद इन्फ्लेशन जो आपने कहा उसका ध्यान में रखते हुए शायद इनकम टैक्स में रियायत उस तरह से नहीं दी गई जैसे कि सभी लोग अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि अगर वैसा होता तो इन्फ्लेशन पे असर ऊपर की दिशा में और ज़्यादा पड़ता। रामपेंद्र जी, मेरा एक आपसे सवाल ये है कि जिस तरह आपने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो है इजाफा होगा और जो तकरीबन 35% जो है बढ़ाया गया है इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम अपने व्यूअर्स को बता दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ बेसिकली स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन एसेट्स, ऑन सेक्टर्स whereby more and more products can be subsumed into। सर, मेरा ये पूछना है कि पिछले बजट में भी तकरीबन 35%, 34% के आसपास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था, तो अगर उससे कंपेयर करें तो ये जो स्टिमुलस आया है उससे क्या आगे फ़र्क पड़ेगा? ये क्योंकि ये एडिशनल है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब जो रेशियो है वो 35.4% का है, और ये अपने आप में ऐतिहासिक लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इनका सदुपयोग होने जा रहा है। और साथ में अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसके साथ साथ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी शामिल करने की कोशिश की है, और दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को अपग्रेड करने में। एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन सेइंग दिस, दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर as compared to last year, if you see this increase, this is going to have an additional impetus to domestic economic activities, and that is going to create employment and also profit opportunities, because private investment is expected to crowd in, and because of the income generation and through employment generation and profit generation, ultimately the government will also earn। राउपेंद्र जी, माफ कीजिएगा, फिलहाल आपको रोक रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वित्त मंत्री का बजट पेश करने के बाद ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो बस अब कुछ ही पलों में आप संसद टीवी पर देखेंगे। Well, there you see the exclusive interview with the Union Finance Minister shortly on Sansad TV. This is the first interview right after the press conference that was held earlier in the day. Well, we continue with our coverage of Union Budget 2022. We are having a special guest in the studio. We have with us Mr. Ramupendra Das. He is Chief Regional Development from Ministry of Commerce and Industry, and we are discussing about the enhanced capital expenditure and the major takeaways from this budget. Preeti? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही आगे बात करूंगी, क्योंकि अभी भी जो बातें वित्त मंत्री ने कही है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर दास, वो कहीं ना कहीं बैकबोन है, रीढ़ है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसे थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप आम आदमियों के नज़रिए से समझाएं। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो इसमें तमाम बातें आती हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हो, चाहे वो हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करें, चाहे हम घर ज़्यादा बनाने की बात करें, बिजली देने की बात करें, पानी देने की बात करें, या फिर हम सड़कों के निर्माण की बात करें, हम अपने रोड को मजबूत करें। तमाम जो अलग अलग पहलू हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे, जैसे आपने भी बताया कि वो कहीं ना कहीं जाकर रोजगार से मिलेंगे, और पूरी जो एक अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था में शुमार इस समय भारत है, और इसको लेकर जो कयास हैं आगे, वो चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो दिशा है, जो विजन है, और प्लस जो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं और योजनाओं में उतारी जा रही हैं, ये सब कुछ कितना ब्रॉडली हम इसको देख सकते हैं? जी, इसका जो स्कोप है ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि मान लें आप जब आप रोड की बात करते हैं तो रोड कनेक्टिविटी आपको अर्बन से लेकर के रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करता है, रूरल को रूरल से कनेक्ट करता है, और अर्बन को अर्बन से भी कनेक्ट करता है। तो ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेवा के क्षेत्र के तमाम अवसर अपने आप पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि हेल्थ और एजुकेशन आता है, तो जिस तरह से
एजुकेशन और हेल्थ, और स्पेशली पैंडेमिक के समय में तो हेल्थ पर बेशुमार फोकस रहा है पिछले गत वर्षों में। और जो इस बजट को अगर हम उनको एक साथ देखें, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, और इस बजट में भी जो एजुकेशन को फोकस दिया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी तमाम चीज़ें जो की जा रही है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ और एजुकेशन का है वो भी इसमें समाहित हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अर्बन रूरल जो सेक्टर्स हैं, हेल्थ और एजुकेशन लेकर के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो भी आ जाता है, और जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेवा का क्षेत्र है वो भी इसमें समाहित हो जाता है। तो ये बहुत ही व्यापक इसका स्पर्श है पूरी अर्थव्यवस्था में। एक नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी सवाल है रजत। ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसको लेकर जो बात कही गई है, न्यू स्कीम पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट विल बी इनिशिएटेड टू फंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इस तरफ लगातार ध्यान देने की बात कही जा रही है और तेज विकास की बात कही जा रही है। तो ये इस बार जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर घोषणा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ये देखें आप कि हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली अगर दोनों पहलुओं को आप ध्यान से देखें तो हमारा जो पूर्वोत्तर के जो राज्य रहे हैं वो थोड़े दूरस्थ हैं, थोड़े दूर हैं, और उनका जो कनेक्शन है जो मेनलैंड इंडिया में, उसको आप कहते हैं चिकन स्नैक से वो कनेक्शन बनता है उसका। तो एक जो रिन्यूड फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, उसमें इस बार जो फोकस है सोशल डेवलपमेंट पे है। तो सोशल डेवलपमेंट में हेल्थ और एजुकेशन की प्राथमिकता है, और प्रधानमंत्री का ये फोकस मेरी समझ से उन सुदूर इलाकों में हेल्थ और एजुकेशन की सुविधाएं अच्छी क्वालिटी की उनको उपलब्ध हो, तो जो एक माइग्रेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बाकी जगहों पे होता है वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लोग वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ जो है उसको वहाँ पर रह करके अपने हेल्थ और एजुकेशन का ध्यान रख सकेंगे, और इसकी वजह से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो अपने आप को भारत के साथ और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। Well, there we have, we're continuing with our exclusive coverage of the Union Budget 2022, and very short while from now, we'll have Union Finance Minister right on Sunset TV. Me and Preeti are continuing with our budget along with our special guest, Mr. Ram Upendra Das. He's Chief of the Regional Development in Union Ministry of Commerce and Industry. Mr. Das, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा बात कही। हमने देखा कि पिछले 2 साल ही मान लीजिए पैंडेमिक का बहुत ही एक चैलेंजिंग दौर रहा है, तो इसमें जो एक हेल्थ सेक्टर और साथ में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको स्टिमुलस जो मिला है वो कहाँ आप देखते हैं कितना व्यापक है? नहीं, आप अगर पूरी व्यापकता से देखें तो जो आयुष्मान भारत का प्रोग्राम है, और जो पैंडेमिक के टाइम में आपको पीपीई किट से लेकर के वेंटिलेटर तक, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर के हॉस्पिटल में बेड्स को इंक्रीज करने की बात हो, या उस टाइम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम स्किल शॉर्टेज हो रही थी इतनी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होने की वजह से, उसमें जो एक कदम उठाया गया कि जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे शिक्षा लोग ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ के इंटर्न्स या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इसके साथ जोड़ा जाए ताकि स्किल शॉर्टेज ना हो। तो पिछले बीते दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि पैंडेमिक तो एक बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन उसमें भी जो सकारात्मक कदम सरकार उठा सकती थी अपने नीतियों के साथ और एक्सपेंडिचर के साथ, देश के हेल्थ विशेषज्ञों के साथ परामर्श के साथ, और साथ में जो वैक्सीन की जो उपलब्धि हुई एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारे यहाँ, और उसके बाद इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हुआ, ये सारी चीज़ को अगर आप मिला करके देखें तो एक समय हुआ करता था जब भारत में ऐसा लगता था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जीडीपी के प्रोपोर्शन में जितना कि उसको देना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि किन्हीं खराब कारणों की वजह से भी ऐसा हुआ, लेकिन अगर आप ओवरऑल एम्फेसिस देखें तो सरकार जो है कोशिश में है कि
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही भारत का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप हो कि कल को किसी को कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। और इसमें जो डिजिटली जो जोड़ने की बात है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रोल आउट करने की बात है, साथ ही जो टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा युवा आबादी हैं, लेकिन कितनी स्वस्थ हैं वो भी ध्यान देना होगा। और जो मेंटल हेल्थ है उसकी अहमियत तो हमें इस दौर में समझ में आई है कोविड को लेकर। तो ये जो है कि 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये सेटअप करना, ये कितना बड़ा कदम है? ये तो बहुत ही संवेदनशील कदम मानना पड़ेगा, क्योंकि इस महामारी के दौरान जो सबसे बड़ी जो चीज़ नेग्लेक्ट हुई वो इसी वे में नेग्लेक्ट हुई, क्योंकि जब लोगों के कहीं तबीयत खराब होती है या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसमें तो सबका ध्यान चला जाता है, लेकिन जो सफरिंग मानसिक तौर पर लोगों को होती है उस पर कई बारी लोगों का ध्यान इस वजह से नहीं जाता है, क्योंकि बहुत लोग जिनको मानसिक दिक्कतें इन चीज़ों की वजह से होती है वो बताते नहीं हैं और या संकोच करते हैं, और इसकी वजह से दूसरों लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है, और ये अपने आप में एक समस्या बन जाती है। और इस पैंडेमिक के दौरान ये पूरे वर्ल्ड में ये एक समस्या के रूप में उभरा है। इस दृष्टि से ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। और एक चीज़ और है इसमें, क्योंकि आंगनवाड़ियों का जो रोल रहा है ना अब सर, वो हमको काफ़ी समझ में आया इस दौरान, हमने देखा इसमें 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। तो ये जो कदम है, और साथ ही हर घर नल से जल, पानी स्वच्छ मिलेगा, तो ये जो कदम इनडायरेक्टली लिंक हो रहे हैं हेल्थ से, इन्हें कैसे देखें? हाँ, क्योंकि जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं वो अगर स्वच्छ जल सबको उपलब्ध हो, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर ऐसी दिक्कतें रही हैं और लोगों की बीमारियाँ जो कि जल के द्वारा ज़्यादा होती हैं, उसमें कम होगा। तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बहुत आवश्यक होगा और लोगों की स्वस्थता को इंश्योर करेगा। Well, Preeti, let's not forget one of the major takeaways of this budget has been, the virtual currency, and 30% tax will apply on the income from the sale and acquisition of the virtual and digital assets like the cryptocurrency, and also the Reserve Bank of India will circulate a digital currency. Looking forward, this is certainly an important step. Well, Mr. Das, I mean, where do you see getting the cryptocurrency, or to say the digital assets, in the ambit of taxable income? Well, we need to understand that. I know it's fairly futuristic, fairly forward-looking, but yeah, this is an important step nonetheless. We need to understand, and it has been clarified also, that we should not call this as currency, because currency has 3 functions and 2 important features. The 3 important functions are that a currency is a store of value, it's a medium of exchange, and it is also it facilitates a transaction, and it's a unit of account. So unit of account, store of value, and medium of exchange, these are the 3 functions of a currency. The other 2 is that it has to be a legal tender, recognized and legally backed by a country for it to be called currency. And second is, therefore, it becomes generally acceptable. So these 5 elements make a currency a currency. That is why you would have realized that Finance Minister was very careful in choice of words. Nowhere cryptocurrency was mentioned. Yeah, digital assets. It was mentioned virtual digital assets. So that means that its existence is being acknowledged, but it is not a currency. And on that, because people are exchanging that asset and making profits, so one is that on that profit, 30% tax they should be paying. Right. Second, to check the trail of this kind of an asset, from which place it is going to which place and at what price, to trace that. For that traceability, 1% of TDS, which is tax deduction at source, has also been implemented. So these are the 2 important features
of digital assets in the virtual world through this budget. You agree that now the digital assets or the virtual assets, to say off, which has some accrual in terms of the money or the transaction, would possibly be under ambit of some regulation. Do you agree? Well, to an extent that it has been brought within the ambit of taxation, it is to that extent under regulation. Okay. But beyond that, there is no other regulation as of today. And it has also been said that there will be a digital currency, which is called Central Bank Digital Currency, CBDC, on which RBI is already working on. And it will be some form, some name of digital rupee, but that will be a currency in the digital world. But that will have to be done through RBI, so that it has a legal tender kind of a backing. Right. डॉक्टर राम भूपेंद्र दास, हम बस कुछ ही पलों में एक बार फिर से आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू संसद टीवी पर देख पाएंगे आज बजट पेश करने के बाद, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कुछ ही पलों में संसद टीवी पर वित्त मंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा। इसके अलावा राम भूपेंद्र दास जी, क्योंकि आप सीधा व्यापार केंद्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इससे जुड़े रहे हैं, उद्योगों को लेकर अगर बात की जाए और खासकर इस समय में एमएसएमई को लेकर भी आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे ही हम इंटरव्यू की तस्वीरें आएंगी, सीधा हम आपको लेकर चलेंगे इस इंटरव्यू की तरफ। डॉक्टर दास, एमएसएमई को लेकर कहा जा रहा था कि बूस्टिंग की ज़रूरत है, सर्विस सेक्टर को लेकर कहा जा रहा था कि जिस तरह से फ़र्क इस दौरान असर जो पड़ा है इस पर, उसको जिस तरह की पुश की ज़रूरत है। अभी जो स्टेप्स आए हैं, मोटे तौर पर आप थोड़ा समझाइए, कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा उससे? पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं हेड और प्रोफेसर हूँ सेंटर फॉर रीजनल ट्रेड, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार का। तो वो मैं स्पष्ट करना चाहता था। जहाँ तक एमएसएमई का प्रश्न है, आपको फिर से जो ये बजट है और जो पहले के बजट हैं, या और भी जो स्कीम्स एमएसएमई के लिए इस महामारी के दौरान लाई गई, उनको एक साथ समन्वित रूप में देखना पड़ेगा। और आप ये मानेंगे कि पिछले कई वर्षों में एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में भी क्रेडिट फैसिलिटी से रिलेटेड और तमाम जो बजटरी एलोकेशन है, वो जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो तो बजट पेपर्स पे मिल जाएंगे। उसमें जहां तक एक इंपोर्ट साइड से, डॉक्टर दास आपको रोकना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए फिलहाल हम चलेंगे। वित्त मंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू संसद टीवी पर।